अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ हाँ, एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था कल, नहीं दिया और आपने कहा भी नहीं। स्प्रिंग 2015 ये करके आइएगा कल। स्प्रिंग 15 ये होगा मेरा ख्याल है अल्फा के नाम से है शायद। स्प्रिंग 2015 IS-23 कोई कंफर्म कर ही दे तो शायद अल्फा है नाम कंपनी का। है जी, हाँ जी, अल्फा नाम का सवाल है, अल्फा ट्रेडिंग का स्प्रिंग 2015 टर्म का सवाल है और वही उसमें रिटेंशन और एडवांस और SOFP के एक्सट्रैक्ट का सवाल है। तो ये सवाल करिएगा। IS-40 ये आसान सा IS है, इस पे सेपरेट सवाल नहीं होता, इतनी इसकी औकात है नहीं। तो या तो ये MCQs या फिर जो बड़ा सवाल होना है 18 से 20 नंबर का उसका हिस्सा होगा ये। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, एक तो है कि जी ये बैंक मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं वैसे प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी डीलर। लैंड और बिल्डिंग को प्रॉपर्टी कहते हैं। पीपीई की जब डेफिनेशन बताई थी तो उसमें था कि ये हेल्ड बाय एंटिटी है और बिजनेस इनको यूज कर रहा होता है, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज की मिसाल फैक्ट्री के जितने भी एसेट्स हैं। फॉर रेंटल टू अदर्स जो एसेट्स किराए पे देते हैं, बिल्डिंग हो सकती है, गाड़ी, मशीनें। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस ऑफिस के सारे एसेट्स। ओके, दो डेफिनेशंस इसमें हैं काम की। एक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड, बिल्डिंग, हेल्ड टू अर्न held to earn rentals or for capital appreciation or both. कैपिटल एप्रिसिएशन ये क्या चीज लगती है नाम से? कैपिटल बढ़ाने के लिए। हमारे यहां लोग प्लाट क्यों खरीदते हैं? कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बिजनेस के पास वो प्रॉपर्टी जो उसने या तो किराए पे देनी है या इसलिए कि उसकी वैल्यू बढ़े, या दोनों, रादर देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो बिजनेस ने किराया कमाने या उसको एक सेविंग के तौर पे कि कल को वैल्यू बढ़ेगी, या दोनों कामों के लिए, रादर देन, यानी इनके लिए नहीं। इनके लिए ना वो फैक्ट्री बिल्डिंग है
ना ऑफिस बिल्डिंग है, क्योंकि अगर ये होते तो फिर तो वो पीपी होता, और ना ही ये बेचना हमारा मेन काम है। अगर ये बेचना हमारा मेन काम होता फिर तो ये इन्वेंट्री होती। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो बिजनेस किराया कमाने के लिए या उसको वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या मतलब है कि पैसा लगा दिया, अब जमीन खरीद के रख लिया, तो जमीन की तो वैल्यू कल को बढ़ेगी, तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। इन कामों के लिए नहीं है। किन कामों के लिए? फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, और ना ही वो हम बिल्डिंग्स बना बनाकर बेचा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि IS 16 में ये जो लाइन लिखी हुई थी फॉर रेंटल टू अदर्स, ये बिल्डिंग के लिए नहीं थी, क्योंकि अगर बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो वो IS 16 नहीं है, वो IS 40। ये है अगर गाड़ियां किराए पे देते हैं, अगर मशीनरी किराए पे देते हैं तो वो पीपीई है। पीपीई की डेफिनेशन में ना 3 नाम लिखे हुए थे, उनमें एक था फॉर रेंटल टू अदर्स। तो अगर कोई बिजनेस गाड़ियां किराए पे देता है तो वो गाड़ियां IS 16 में है, मशीनरी किराए पे देता है तो IS 16 में है, लेकिन अगर बिल्डिंग किराए पे देता है तो वो फिर IS 16 में नहीं, वो IS 40 में। इन्वेस्टमेंट गाड़ी, नाम क्या? इन्वेस्टमेंट कार है, नाम क्या लिखा हुआ सामने? हाँ, तो फिर बात सिर्फ इसमें लैंड बिल्डिंग की है, यानी इस IS में सिर्फ लैंड बिल्डिंग की बात हो रही है, सिर्फ वो लैंड और बिल्डिंग जो कैपिटल एप्रिसिएशन या किराए के लिए है। जी नहीं, इसमें गाड़ियां कहां से आ गई? हाँ, हमारा बिजनेस ही गाड़ियां किराए पे देना है, तो वो गाड़ियां हमारी पीपी हैं, इन्वेंट्री तो नहीं है। इन्वेंट्री तो होती है जिसको बेचना होता है। अगर हमारा मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हुआ भाई? जो मेन बिजनेस है, तो अगर वो गाड़ियां किराए पे देना है तो वो गाड़ियां पीपी हैं। तो इस IS में एक तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है क्योंकि बीच में उसका जिक्र होगा कभी कभी, वो है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। यानी वो जो पीपीई में पड़ा था, पीपीई की डेफिनेशन वो तो थे, इसमें प्लांट मशीनरी सब था, लेकिन अगर बिल्डिंग पे लगाएं तो अगर वो बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग है तो वो IS 16 में है। ये ओनर ऑक्यूपाइड वही है जो IS 16 की बिल्डिंग है। यहां पर इसकी डेफिनेशन सिर्फ इसलिए बताई गई है क्योंकि इस IS में इसका जिक्र होना है, वरना IS में जो बातें हैं ना कि किस वैल्यू पे क्या मैयर करना है वो इसके लिए। इस IS 40 में जो मेजरमेंट के रूल्स हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो किस पे एप्लीकेबल है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। ये तो सिर्फ इसलिए डिफाइन किया है कि इस IS की डिस्कशन में इसका नाम आ रहा होगा, अदरवाइज ये ओनर ऑक्यूपाइड वो बिल्डिंग है जो IS 16 में फॉल कर रही है। क्यों IS 16 में फॉल कर रही है? क्योंकि या तो ओनर ने उसको फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो इसलिए वो IS 16 में फॉल कर रही है। अगर वो बिल्डिंग किराए पे दी होती तो फिर वो बिल्डिंग IS 16 में नहीं, फिर IS 40 में होती। तो ये दो डेफिनेशंस याद करनी है। क्या चीज? IS 40 में जो कुछ भी रिकॉग्निशन मेजरमेंट के रूल्स है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए है। उसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इसकी डिस्कशन करते हुए कहीं जिक्र आ जाता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो वो डिफाइन किया वो कौन सी है, वो बिल्डिंग है जो IS 16 में फॉल कर रही है। जी, एक बंदा क्या करे? 400 प्लॉट। अच्छा, नहीं 400 प्लॉट क्यों खरीदे? वो प्लॉट खरीद के बेचना मेन काम नहीं है, तो वो सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी वो बिल्डिंग जो IS 40 में है और वो बिल्डिंग जो IS 16 में है, इनमें फर्क कैसे किया जाए? कैसे पहचानेंगे कि ये लैंड बिल्डिंग IS 40 में है और ये लैंड बिल्डिंग IS 16 में है? इसके लिए IS की ना कुछ गाइडेंस है, ये भी आपने करनी है बातें याद। MCQs में भी काम आ सकती हैं और वैसे भी क्वेश्चन में हो सकती है। इसकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस गाइडेंस में ये सीखने लगे हम कि कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रॉपर्टी IS 16 में फॉल करनी है या IS 40 में फॉल करनी है। यानी क्या पहचान हो
कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और क्या पहचान हो कि वो पीपीई है। पहचान तो खैर डेफिनेशन ही है, लेकिन आईएस ने ना इसकी हेल्प में किया ये हुआ है कि कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये आईएस की एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ताकि इससे एग्जांपल्स होंगी ना तो आसान रहेगा याद करना। तो पहले मैं आपको बताने लगा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स बता रहा हूं। नंबर 1 लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन rather than for short term sale in ordinary course of business। यानी अगर तो लैंड हमने इसलिए खरीदी है कि लॉन्ग टर्म तक इसमें पैसा लगा के रखेंगे ताकि इसकी बहुत अर्से बाद वैल्यू बढ़ गई हो, फिर तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लैंड खरीदते बेचते हमारा काम ही यही है, तो फिर ये नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरी मिसाल, लैंड हेल्ड फॉर currently undetermined future use। ये क्या मतलब हुआ? अभी हमने जमीन खरीद ली थी, कहीं अच्छा रेट मिल रहा था, अभी पता नहीं इसका करना क्या है, तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी मिसाल, अच्छा तीसरा चौथा पॉइंट लिखाता हूं, तीसरा चौथा पांचवा, इन तीनों को मैं पहले जबानी बताता हूं। बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, बिल्डिंग खाली है क्योंकि किराए पे देनी है, बिल्डिंग बन रही है क्योंकि किराए पे देनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, बिल्डिंग खाली है क्योंकि किराए पे देनी है, बिल्डिंग बना रहे हैं क्योंकि किराए पे देनी है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो तीसरी मिसाल लिखें, अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी, and leased out LEASED leased out किराए पे देना, under one or more operating leases, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज का नाम सुना है कभी? कहां वाला? आईटी I2B। क्या क्या पढ़ा आपने I2B में? क्या होती है ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज? अच्छा अच्छा, सही है। ये जो नॉर्मली बिल्डिंग्स किराए पे होती हैं, ये ऑपरेटिंग लीज ही होती है। ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज ना, इसको तफसील से पढ़ेंगे आप लोग जब और बड़े हो जाएंगे FAR 2 में, तो तब ये ISA सिलेबस में। अभी बस इतना ही समझ लें कि अगर किराए पे दी हुई बिल्डिंग है और जब किराएदार खाली करेगा तो बस बिल्डिंग छोड़ देगा, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। और अगर इस तरह से अरेंजमेंट है कि किराएदार पैसे दे रहा होगा, पैसे देते देते एंड पे वो पैसे पूरे हो चुके होंगे, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ये समझने के लिए आप फर्क रख सकते हैं। तो अगर बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे किराए पे दी हुई है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये मैंने तीसरी मिसाल लिखाई है, बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस। चौथी मिसाल लिखें,
नेक्स्ट एग्जांपल, अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, बिल्डिंग अभी खाली है, अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट but is held, but is held to be leased out, to be leased out under one or more operating leases. पांचवी मिसाल, प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, property that is being constructed or developed for future use, for future use as investment property, future use as investment property. लैंड है लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए, लैंड है पता नहीं क्यों हमारे पास, बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, बिल्डिंग किराए पे देने के लिए खाली है, बिल्डिंग तैयार हो रही है किराए पे देने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ जी, थोड़ी सी जल्दी है ये सवाल, बस अभी मिलता है जवाब। एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब वो मिसालें बता रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। नंबर वन, प्रॉपर्टी intended for sale in ordinary course of business, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये पहली मिसाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है, इन्वेंटरी है। दूसरी मिसाल प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ, प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्या चीज हुई है, ये भी इन्वेंट्री है। तीसरा लिखें, तीसरा समझाता हूं। पहले हमने एक जमीन खरीदी थी और चलो बिल्डिंग खरीदी थी और पर्पस ही यही था कि अभी सड़क बन रही है और जैसी ही सड़क बन गई ना 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद इसने डबल हो जाना है, तो हमने खरीदी ही इस नियत से थी कि 6 महीने बाद बेच देंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हुई नहीं, तो ये नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन तीसरी मिसाल, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली with a view to subsequent disposal in near future, चौथी मिसाल, ये आईएएस ने आप लोगों की तसल्ली के लिए लिख दी जिनको शुरू में फिक्र हो रही थी। चौथी मिसाल, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी जो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है।
ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मिसाल, प्रॉपर्टी हेल्ड property held for future use, property held for future use as owner occupied property। यानी अभी तो खाली है, लेकिन हमने उसको खाली रखा ही इसलिए है क्योंकि अभी हम दूसरी जगह से यहां शिफ्ट कर रहे हैं ऑफिस, तो वो दूसरी जगह भी आस्ता आस्ता सामान समेट रहे हैं, तो यहां पर हमने ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही बनानी है। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अगली मिसाल, अच्छा ये इसी से ही थोड़ी सी और चेंज, कि इसमें हम अभी चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बनानी है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, अगली मिसाल है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट and subsequent use as owner occupied property, as owner occupied property। अगली मिसाल, बस 3 पॉइंट और है। property that is leased, property that is leased to another entity, that is leased to another entity under a finance lease, under a finance lease। यानी अगर बिल्डिंग हमने ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर हमने फाइनेंस लीज पे दी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर क्या है, FR 2 में आएगा। नेक्स्ट, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, यानी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और हम अब उसको अच्छा रेट देख रहे हैं कि बस बेच दें किसी तरह। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल। अच्छा, अगर बिल्डिंग एम्प्लॉइज को दी हुई है किराए पे, ओनर ऑक्युपाइड, अपने एम्प्लॉइज को किराए पे दी हुई है, किराए पे दी हुई है, पैसे ले रहे हैं, हाँ जी, लेकिन बस अपने एम्प्लॉइज रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, लेकिन ले तो किराया रहे हैं। चूंकि अपने एम्प्लॉइज के लिए जगह खास रखी है ना, इसका मतलब उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो सही नौकरी कर सकें, तो चाहे किराया ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, ये ओनर ऑक्युपाइड है। तो अगली मिसाल, प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज, ओनर ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज whether or not property occupied by employees, whether or not employees pay rent at market rates। अच्छा, ये मेन हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी इसमें ये गाइडेंस है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। कुछ एग्जांपल्स थी उनकी जो हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कुछ थी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। यही हेडिंग चल रही है, इसी हेडिंग में, बस ये आगे अंग्रेजी और लिख लें, यही वाली हेडिंग चल रही है, ये हेडिंग डाल ली ना, बस जब तक अगली हेडिंग नहीं आती तब तक यही हेडिंग चल रही है।
प्रॉपर्टी किराए पे भी दी हुई है और ओनर भी यूज कर रहा है, यानी कोई एक फ्लोर है वो ओनर के पास है, एक फ्लोर किराए पे दिया हुआ है। अगर इस तरह से है तो फिर वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर तो पोर्शंस अलग अलग बेचे जा सकते हैं, और फाइनेंस लीज क्योंकि अभी आपको उस तरह से नहीं आती है तो इसलिए बस आप ये सोल्ड वाली बात ही याद रख लें, नहीं या तो ये भी रखें लेकिन समझ सोल्ड वाली बात लें। अगर तो बिल्डिंग के ये पोर्शंस अलग अलग बेचे जा सकते हैं तो क्या इधर शाख पे फल लगेगा, और अगर अलग अलग नहीं बेचे जा सकते तो क्या वो इस शाख पे फल लगेगा। जैसे अगर कोई पूरी बिल्डिंग है, प्लाजा है, और उसमें पूरे पूरे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो अगर फ्लैट्स जैसे होते हैं, तो अगर तो वो फ्लैट अलग अलग बेचे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ फ्लैट्स ओनर के पास हैं, कुछ किराए पे हैं, तो चूंकि वो अलग अलग बेचे जा सकते हैं तो वो ये शाख है। और अगर एक घर किराए पे दिया हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर पे किराएदार रहता है, नीचे वाले फ्लोर पे मालिक रहता है, तो वो घर आधा आधा बेच सकते हैं? नहीं, तो वो ये शाख है। अगर तो ये पोर्शंस अलग अलग बेचे जा सकते हैं तो फिर क्या करें इनकी अकाउंटिंग? हाँ, शॉप अलग अलग सेल होती है और हाँ, तो इसका मतलब वो अलग अलग बेच सकते हैं, तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नीचे जो है तो हमारे और ऊपर टॉप पर कॉर्नर का पेंट हाउस वैसे भी हॉल बना लेते, कोई फैमिली गैदरिंग किया करता वो पेंट हाउस। अच्छा ठीक है आगे। अगर तो वो पेंट हाउस अलग बेचा जा सकता है तो फिर ये, अगर नहीं बेचा जा सकता तो ये, जो पोर्शन ओनर के पास है अगर वो अलग बिक सकता है तो ये शाख है, अलग नहीं बिक सकता है तो ये शाख है। डिपेंड करता है ना उस इलाके की जो भी अथॉरिटी है वहां पर क्या शर्तें हैं कि पूरी बिल्डिंग नहीं बेच सकते, पोर्शन बेच सकते, नहीं बेच सकते। तो अगर जो पोर्शन ओनर के पास है वो अलग बिक सकता है तो ये है, और अगर अलग नहीं बिक सकता तो ये। अगर अलग अलग बिक सकते हैं तो जो पोर्शन ओनर के पास है वो पीपी, और जो ओनर किराए पे है, बस बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पोर्शन अलग अलग बिक सकते हैं तो जो पोर्शन ओनर के पास है वो ओनर ऑक्युपाइड, जो किराए पे है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर अलग अलग नहीं बिक सकते तो या तो सारी बिल्डिंग IS 16 में जाएगी या सारी बिल्डिंग IS 40 में जाएगी। तो अब ये फैसला कैसे होगा? है? हाँ, समझ में तो ये आता है कि जो ज्यादा है, लेकिन नहीं, IS 40 ने कहा जी कि अगर तो बहुत थोड़ा पोर्शन ओनर के पास है फिर सारी बिल्डिंग IS 40 है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारी बिल्डिंग IS 16 है। क्या नजर नहीं आ रहा?
बताओ ना क्या नजर आया, बताओ शर्मा। Entire property is treated as investment property if only an insignificant is owner occupied। अगर बहुत मामूली सा पोर्शन, अच्छा ये मामूली पोर्शन तो इस तरह ऐसे डिफाइन नहीं है, बस आप समझ लें कि 5-10% बस मुश्किल से, अगर बिल्डिंग का मुश्किल से 5-10% ओनर के पास है तो फिर सारी की सारी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारी की सारी बिल्डिंग पीपीई है। फिर सारी बिल्डिंग पीपीई है। अच्छा अगर बिल्डिंग में से 40% पोर्शन ओनर के पास, आए 16 50-50 है, आए 16, यानी अगर सिर्फ मामूली पोर्शन ओनर के पास है तो IS 40 है, वरना IS 16 में ये सारी बिल्डिंग। ये हेडिंग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही है, एक ही अंग्रेजी है और इसके आगे फिर और अंग्रेजी बता रहा हूं। बस आगे मतलब ये बात पूरी हो गई इसी हेडिंग में, एक ये बात ये पूरी कर दी। अब इसी तरह की एक और बात बता रहा हूं, 2 शाखें बनाऊंगा इसमें। हॉस्टल का किराया कितना होता है नॉर्मली? है 10,000 बस। अच्छा बॉयज हॉस्टल 10-15,000, 15,000 चले। खाना भी मिलता है सर, है पिक एंड ड्रॉप, हर एक के पास अपना अपना एसी भी मिलेगा। नहीं ये नहीं है, वाईफाई, हर एक को प्रॉपर लॉन्ड्री सर्विस, कपड़े धोना। अच्छा गर्ल्स हॉस्टल का किराया गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं आप? सिक्योरिटी नहीं मतलब मतलब बिल्डिंग की सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अच्छा अच्छा हॉस्टल में जो किराया है वो बस जगह का किराया है, लेकिन अगर ऐसा होता अगर कि खाना भी होगा तो हम आपसे इसलिए 15 नहीं 20,000 रुपए लेंगे, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी होगी तो हम 25,000 रुपए लेंगे। अब है ये हॉस्टल का ही किराया, लेकिन अब ये पैसे सिर्फ जगह के नहीं रहे, सर्विस भी आनी शुरू हो गई। तो अगर तो किराएदार को सर्विसेज भी दी जा रही हैं, अगर सर्विसेज दी जा रही हैं तो फिर क्या देखना पड़ेगा कि सर्विसेज
इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उनके भी पैसे तय हुए हैं अलग से, या बस इखलाकन सर्विसेज हैं? जैसे अगर हॉस्टल में बाइक की पार्किंग ना हो तो छोड़ देंगे हॉस्टल, है छोड़ देंगे हॉस्टल। और सफाई नहीं हो रही तो कंप्रोमाइज कर लेंगे ना, क्योंकि वैसे भी नहीं करते होंगे तो फिर हॉस्टल में भी नहीं हो रही तो क्या है। तो अगर तो सर्विसेज इतनी सिग्निफिकेंट हैं कि उनके भी पैसे ऑफिशियली तय होते हैं तो वो अलग शाख है। और अगर मेनली पैसे जगह के हैं, सर्विसेज बस सिर्फ मार्केट की वजह से या इखलाकन, तो फिर पैसे सर्विसेज के नहीं है। इफ सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, यानी जो अरेंजमेंट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उसमें पैसे सिर्फ जगह का किराया नहीं था, सर्विसेज भी तय थी। जैसे हो सकता है कि कोई सेंसिटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोई किराए पे जगह लेके दी हो, तो अब वहां जगह का किराए के अलावा वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के भी पैसे होंगे, कोई स्पेशल सिक्योरिटी भी साथ इन्वॉल्व है, या खाना इन्वॉल्व है। और इसी तरह से जो होटल होते हैं, तो इसमें भी जो पैसे हैं वो सर्विसेज के हैं, और सफाई है, खाना पीना हो सकता है। और अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है हल्की फुल्की सिक्योरिटी और नॉर्मल सी सफाई, बस कोई नलके खराब हो गए ठीक करा देना, गटर बंद हो गया खुलवा देना, तो फिर ये छोटी मोटी सर्विसेज हैं, मेनली पैसा जगह का ही है। अच्छा, अब आप समझदार तो हो ही गए हैं। मैं यहां फल बस सिर्फ ये लगा दूं, या दिस प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यही काफी है? काफी। ये पीपीई है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी खत्म, अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।